हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विवो शो। और जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जीए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जीए में क्या स्कोर किया था। मेरे जीए में इन द IBPS PO मेंस 33 मार्क्स थे आउट ऑफ 40, जो कि मैं समझता हूँ कि खराब मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप 30 प्लस स्कोर करते हैं जीए में, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपका जीए पढ़ने का मकसद पूरा हो गया। 35 प्लस करते हैं तो वो तो एक्सीलेंट ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर आप 30 प्लस कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया जीए का। क्योंकि जीए प्रिपेयर करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था कि मेरा बाकी सेक्शंस में, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड रीजनिंग, मेरा क्वांट में मेरे को थोड़ा शक था कि पता नहीं यार क्वांट में डीआई का लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था डीआई सेक्शन। अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, और इस साल तो एसबीआई पीओ का मेंस भी जो था उसका भी मैंने सुना है डीआई वाला जो सेक्शन था बहुत डिफिकल्ट आया। तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जीए सेक्शन को हल्के में ना लें, इसको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करें इसके लिए। और जितना इंपॉर्टेंस आप दूसरे सब्जेक्ट्स को देते हैं उतनी जीए को भी दें। क्योंकि यार 33 जीए के आए हैं अगर मेरे, तो मेरे जैसे इस साल पता नहीं क्यों रीजनिंग में 17 मार्क्स आए हैं मेरे, तो मेरा जो वहां पे मार्क्स कम हुए हैं वो कवर अप हो गए हैं जीए से। बाकी इस साल तो पता नहीं क्या हुआ कि इस साल तो मैंने जितने क्वेश्चन डीआई में किए थे मेंस में, वो भी मेरे शायद सारे ठीक हो गए हैं। मेरे मेंस में डीआई वाले सेक्शन में 27.5 मार्क्स हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर आप 25 प्लस स्कोर करते हैं बहुत अच्छा होता है फॉन्ट में। तो मैं जल्दी से बिना टाइम गवाए आपको सीधा अपने फॉन्ट की स्ट्रेटेजी पे, सॉरी जीए की स्ट्रेटेजी पर लेके चलता हूँ। देखो ऐसा था, मैंने सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने 6 महीने के करंट अफेयर्स तैयार किए थे, जिसमें कि 4 महीने के तो ऐसे किए थे मैंने कि शायद आज आज भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो शायद आंसर मैं बता दूंगा आपको। और बाकी इसके पहले के जो 2 महीने के थे वो मैं इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। देखो प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है, एक बार पढ़ लेंगे आप तो आपको याद नहीं रहेगी। पढ़ने के बाद कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे आप, तब आप उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेंगे। यार आप सोच के देखो, अगर आप एक दिन में, ठीक है, सिर्फ 10 भी पढ़ते हो, हालांकि 10 बहुत कम होता है, 15-20 तक आते हैं जो मैं सोर्सेज बताऊंगा आपको। तो अगर आप 10 भी पढ़ते हैं तो 6 महीने में 180 दिन होते हैं। 180 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 1800 क्वेश्चन आप कैसे याद रख सकते हो, वो भी डिटेल में। जस्ट इमेजिन। तो उसको करने का तरीका ये है कि आप बार बार रिवाइज करो। जैसे कि मैं क्या करता था, मैंने सोर्सेज यूज किए थे फॉर द नॉन स्टैटिक पार्ट, मैंने यूज किया था अफेयर्स क्लाउड। और लास्ट में रिवीजन के लिए भी मैंने अफेयर्स क्लाउड ही रखा था, लेकिन रिवीजन के टाइम मैंने एक सोर्स यूज किया था अड्डा 247। तैयारी मैंने अफेयर्स क्लाउड से की, उसकी डेली भी पढ़ी मैंने, उसकी वीकली भी पढ़ी, उसकी मंथली भी पढ़ी। और जब मैं बता रहा हूँ पढ़ी से मेरा मतलब है मैंने वीडियोस देखी और पीडीएफ्स भी देखी। पीडीएफ से मैं, हालांकि मैं डेली तो 100% पढ़ता ही था, लेकिन मैंने वीकली और मंथली की पीडीएफ नहीं पढ़ी थी। मैं डेली वाली वीडियोस देखता था, वीडियो और ये पढ़ लिया, और जब रिवीजन का टाइम आता था तो दोबारा वीडियोस पे चले जाता था। क्योंकि जब एक बार कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, तो अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन की एक लाइन भी याद आ जाए तो पूरा जो आपने पढ़ा था, चांसेस ये होते हैं कि वो सब भी आपको वापस याद आ जाए। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैं डेली तो पढ़ता ही था, फिर अगर कभी वीक में टाइम मिल गया तो वीकली पढ़ लेता था और मंथली भी रिवाइज करता था। उसके अलावा मैंने अड्डा 247 जैसे मैं बता चुका हूँ किया था, और मैंने ऑली बोर्ड का जो बोर्ड मंथली इशू होता है वो भी पढ़ा था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन तीनों में से किसी भी सोर्स पे रिलाई करें या नहीं करें, ये मेरी स्ट्रेटेजी। आपके लिए मैं इतना जरूर करूँगा कि आप एक सोर्स अच्छा पकड़े जो सबसे अच्छा हो मार्केट में, मतलब जिसके रिव्यूज अच्छे हों, जिसको लोगों ने बताया कि ये अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें। और जब प्रैक्टिस का टाइम आए, मतलब रिवीजन का टाइम आए, तो आप उस सोर्स के अलावा कोई एक सोर्स और जरूर लें। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका वहां पे छूट भी जाता है तो दूसरे सोर्स से आपका वो कवर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपसे ये तो शेयर कर ही चुका हूँ कि मैंने नॉन स्टैटिक के लिए क्या किया था। बाकी अब बात आती है स्टैटिक के लिए। देखिए स्टैटिक में ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ जीए का
जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। अगर आप देखें तो जिस जिस चीज पर सूरज की किरण पड़ती है वो सब सिलेबस बनता है आपका। ठीक है, एक कॉमन मैन के लिए यही है जीए का सिलेबस। लेकिन अगर आप बैंक एस्पिरेंट हैं तो आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, एंड यू शुड वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लें, जैसे केरला ले लें। केरला में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होता है, तब वो जरूरी थोड़ी कि वो क्वेश्चन जीए में आएगा, अनलेस उस हॉस्पिटल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो। जैसे कि उस हॉस्पिटल को हमारे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया हो, या किसी और बड़े मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया हो। क्योंकि जब ये लोग इनॉग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल के कोई ना कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस जरूर होगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। तब आपके उसके चांसेस बनते हैं जीए में आने के। तो जब अब जैसे मेरी ये सोच अभी नहीं बनी है, काफी टाइम से मैं जीए से पढ़ रहा हूँ, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आई इंश्योर यू, अगर आप जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, अगर आप थोड़ा सा उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को ढालेंगे तो आपके पास ये वाला गुण तो आ जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, जीए सेक्शन के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यार मैं ये बोलता हूँ, इतना सारा सिलेबस है, ठीक है, आप खुद ही सोच के देखो ना, हर रोज के अगर 10 भी होते हैं, 10 जीए क्वेश्चन भी करते हो, तो मैंने जैसे 6 महीने के लिए प्रिपेयर किया था, 6 महीने में 180 दिन, 180 दिन का मतलब 1800 क्वेश्चन, और ये कम से कम 1800 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली आप सब जानते हो हर रोज 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 1800 के 3600 भी पहुंच सकते हैं। अब वो 3600 आपने पढ़ तो लिए, लेकिन एग्जाम टाइम तक आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी बात की कौन ले सकता है गारंटी। तो इसके लिए यहाँ पे बात आती है, रिवाइज करें, प्रॉपरली रिवीजन करें, और इसमें आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन में तो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा, जो आपने सही में पढ़ा भी है वो भी नहीं आएगा। तो मेरा ओपिनियन ये है, नॉन स्टैटिक के लिए आपको जो सोर्स पसंद आए आप उसको फॉलो करें, लेकिन सीरियसली फॉलो करें, पूरे जुनून और फर्वर के साथ। ठीक है, और 4 महीने की अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो 5 महीने 6 महीने जा सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा मैं रिकमेंड करता नहीं। 6 महीने के पीछे अगर करना भी है तो इम्पोर्टेंट जो एक आधा इशू होगा उसके बारे में पढ़ लेना, बाकी 4 महीने एफिशिएंट है। अगर आप 4 महीने अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 25 प्लस आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। कभी कभी 30 प्लस भी जा सकते हो आप। क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कैसे भी पेपर सेट हो, अगर आप 4 महीने पढ़ के आते हैं 25 प्लस आपके 100% है। बाकी अगर आप 6 महीने तक खींच देते हो तो पेपर कैसा भी सेट हो, आपके 30 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे तो आ गई नॉन स्टैटिक की बात। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक की। तो स्टैटिक के लिए मैंने प्रिपेयर किया था जीके टुडे से। जीके टुडे की वीडियोस हैं जिसमें बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस किया गया। वो आपको वीडियोस उसमें मिल जाएंगी, जीके टुडे की जो यूट्यूब चैनल है। जैसे मेरा कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का बैंकिंग से नाता नहीं है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि यार ये बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, मेरे को ट्रस्ट नहीं, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR, SLR, MCLR, ये MSF रेट, बेस रेट, बाकी भी मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को पता ही नहीं थी। एंड ऑब्वियसली अगर आप न्यू है बैंकिंग उसमें तो शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन आप कुछ टाइम से प्रिपेयर करते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और सो मैंने जीके टुडे से ये देखा, जीके टुडे से मेरे को बेसिक पता चल गया कि अच्छा बैंकिंग ऐसे ऐसे थी। और फिर RBI आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्ट आया, और उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ, फिर दोबारा नेशनलाइजेशन हुआ, RBI, RRBs आए, बहुत सारी चीजें हैं बैंकिंग हिस्ट्री में, ये सब मैंने पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला आपका जीए के उसमें इंपॉर्टेंट है कि जीए में क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। ये पढ़ने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड तो पता हो। ठीक है, आप कहीं भी जॉब जाते हैं या कहीं भी कॉलेज में अगर आप इसके लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये तो चेक करोगे ना उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है, उसकी फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और अगर वो विजिट्स पे भेजते हैं तो वो सिनारियो उनका कैसा है, रिसर्च R&D पे कितना पैसा खर्च करता है ये कॉलेज, ये सब चीजें चेक करोगे तभी तो कॉलेज में एडमिशन लोगे आप।
ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बैंकिंग के हिस्ट्री को जानने के बारे में और बैंकिंग की जो मेन टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको जानने के लिए जीके टुडे पढ़ा। उसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा था, मृणाल सर की वीडियोस हैं रिगार्डिंग, मृणाल बोल देता हूँ मैं, MRUNAL, उनकी इकोनॉमिक्स पे वीडियोस हैं जिसमें स्पेसिफिक सेक्शन है बैंकिंग का, जिसमें उन्होंने सरफराजी एक्ट को समझाया है और बैंकिंग इन करप्सी लॉ। बाकी मेरी ज्यादा लर्निंग हुई थी जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैंने स्पेसिफिकली बैंकिंग को हिट करने के लिए काफी सारी सोर्सेज यूज की थी। उसके लिए मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इंटरव्यू को यहाँ पे मिला के पूरा एक कंफ्यूजन पैदा कर दूं। तो अभी मैं जीए स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो आपके हाथ में है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना मुझसे, मैं वो बता सकता हूँ कि आपको अच्छा कोई ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कर लें। तो एक क्विक रिकैप कर देता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया था जीए के लिए। नॉन स्टैटिक के लिए अफेयर्स क्लाउड, वीडियोस प्लस डेली पीडीएफ्स, वीकली एंड मंथली। इसमें मैं रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि आप वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ भी करें, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन डेली वीडियोस एंड डेली पीडीएफ्स ये जरूर स्टडी करें और उसके बाद मॉक लगाएं साथ के साथ। 2 घंटे अगर आप दे देंगे दिन के तो बहुत एफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट टाइमिंग। जैसे कि आपको वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करें ना। रेगुलर स्पीड पे क्यों देखते हैं, उसमें यूट्यूब में ऑप्शन है, आप स्पीड करते हो उसको 1.5 टाइम्स, तो वीडियो का टाइम कम हो जाएगा। वो वीडियो देख ली, फिर एक बार पीडीएफ को क्विकली रिवाइज कर लें कि अच्छा ये वीडियो में दिया था, ये वीडियो में नहीं दिया था। वो पढ़ने के बाद ये कर लेंगे, फिर 5-10 मिनट का आप ब्रेक ले लें, मैं जैसे लेता था उतना ब्रेक लेने के बाद फिर आप मॉक अटेम्प्ट करें। फिर क्या होगा, आपके 3 बार रिवीजन हो गया। जैसे डेली वीडियोस आपको पढ़ा, फिर आपने जब पीडीएफ पे गए तो वहां पे एक पहला रिवीजन हुआ आपका। फिर आप जब 2 सोर्सेज से मॉक देंगे तो 3 रिवीजन हो जाएंगे। तो आपका एक ही दिन में कितने सारे वो जो क्वेश्चन थे आपने 3 बार रिवाइज भी कर लिए। कितने टाइम में? 2 घंटे या मैक्सिमम 2.25 घंटे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जीए को हिट करने के लिए। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ये वाला टाइम कहाँ है, वो वाला टाइम कहाँ है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ लें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ जाती है, नहीं यार इसमें मत ही जाए। क्या होगा, ज्यादा एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मेरी तो आपको यही मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को हर हाल में 36+ अटेम्प्ट करने हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ। बाकी और जो चीजें हुई कि ये बुक किसने लिखी, ये प्राइज किसको मिला, ये सब आपके करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको सोर्सेज बताया, अगर आप उससे पढ़ेंगे तो ये उसमें पता चल जाएगा। बाकी इतना और बता देता हूँ मैं कि जो मैंने सोर्सेज यूज किए थे उनमें वीडियोस में और पीडीएफ्स में ये भी शेयर किया गया है कि अगर मान लो किसी स्टेट से रिलेटेड न्यूज है तो उस स्टेट में जो इम्पोर्टेंट ये है नेशनल इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो भी मेंशन रहती है। जैसे कि अगर कोई नेशनल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर वहाँ पे है वो बताई जाती है। उसमें कोई रिवर कोई अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की है उसके बारे में बताया रहता है, या अगर कोई और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है तो वो भी बताया रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस पार्ट को आप साइड करें, उसका जो मतलब छोटा छोटा पार्ट है उसका इतना पढ़ ले, ज़्यादा डिटेल में मत जाए। बाकी ये वाले सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे इससे यार रिजल्ट आपके सामने आना, 33 मार्क्स आए हैं मेरे। बाकी मैं यही आई होप कि अगर आप लोग भी इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो आई होप आपके भी रिजल्ट्स देखने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए until next time, take care of your family, take care of yourself and keep smiling. All the best.